हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों उसमें प्रसार के संबंध में जाना था कि है ना, किसी भी धातु का ताप में वृद्धि करने के साथ जो है उसमें प्रसार किस किस प्रकार होता है। जैसे कि लंबाई में यदि प्रसार होता है तो उसको हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं और साथ ही उसका व्यंजक भी हम लोगों ने निकाला था। यदि ताप में वृद्धि करते हैं तो किसी भी धात्विक पदार्थ का क्षेत्रफल में भी वृद्धि होता है, वो भी व्यंजक हम लोगों ने ज्ञात किया था। साथ ही आयतन का भी व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था, है ना। और इन सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद अच्छी तरह से हम लोगों ने जाना था कि है कि धातु में प्रसार किस प्रकार होता है कि नहीं, और किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे आज हम लोग बढ़ाएंगे बच्चों, और ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी है ना पदार्थ का घनत्व में ताप परिवर्तन के साथ किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ताप में वृद्धि के साथ घनत्व किस प्रकार परिवर्तित होता है। आज हम लोग इस है ना आज हम लोग इस वीडियो पे जो हम लोग विचार करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग आज मेरे साथ बने रहेंगे और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर बताएंगे आप लोग उसे कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। और वैसे बच्चे जो हमारे आज इस चैनल में नए हैं और पहली पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि नॉलेज गेन करना है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाएंगे और उसमें प्रसार से संबंधित साथ ही ऊष्मा और ताप से संबंधित नॉलेज को अच्छी तरह से गेन करेंगे, तभी आएंगे यहाँ पर, तब उनको अच्छी तरह समझ में आएगा ये वीडियो, है ना। तो कुल मिला करके हम कहेंगे बच्चों कि नॉलेज ही जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है ना हथियार है हम लोगों के आज के ज़माना में। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है कि नहीं। जहाँ भी देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी चले जाइए तो सब जगह ही नॉलेज का मार हो रहा है। लेकिन बच्चे जो है आज नॉलेज के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया कुछ इस प्रकार हो गई है कि बच्चे जैसे ही पढ़ाई में कदम रखते हैं तो साथ ही उसका क्या हो जाता है, मनोबल थोड़ा सा लो हो जाता है। कुछ ही बच्चे जो है 100% में कुछ ही बच्चे जो है अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पाते हैं और अच्छी तरह से कंसेप्ट को गेन कर पाते हैं और नॉलेज गेन कर पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएससी आदि पार कर जाते हैं या पास कर जाते हैं, फिर भी उसको कोई नॉलेज नहीं हो पाता है। बाद में जब वो कंपटीशन एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो देखते हैं कि हम अंदर से पूरा खोखला हैं। तो इसका रियल कारण यही है बच्चों कि बच्चों को अच्छी तरह से नॉलेज मिला नहीं है। जहाँ वो पढ़ते हैं या जो उसे पढ़ाते हैं, है कि नहीं, या तो उसे उस क्षेत्र में अच्छी तरह से उसे मनोबल उसका बढ़ाया नहीं गया है, अच्छी तरह से उसको नॉलेज दिया नहीं गया है, अर्थात उसका टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, जिसके वजह से उसके मन में जो है ना अपने सब्जेक्ट के प्रति किसी इंटरेस्ट पैदा हो। तो मैं यहाँ पर कुल मिलाकर के यही बात करना चाहूँगा बच्चों कि ये टॉपिक्स जो है वैसे बच्चों के लिए है जो कि इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ना चाहते हैं। यदि आप फिजिक्स में यदि आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहेंगे बच्चों तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, है कि नहीं। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। यदि आप ऊपर ऊपर ही पढ़ना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ परीक्षा में पास करना है, तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है कि नहीं। तो सबसे पहले बात है कि इंटरेस्ट अपने मन में जो है मैथ के प्रति, फिजिक्स के प्रति, केमिस्ट्री के प्रति, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको के प्रति सबसे पहले अपने मन में इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि मुझे इन सब्जेक्ट में हमको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज प्राप्त करना है कि नहीं। मुझे जानना है कि आखिर फिजिक्स क्या होता है, मुझे जानना है कि आखिर मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स में किस प्रकार की थ्योरी होती है, किस प्रकार थ्योरी फिजिक्स में होती है, और इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, और ये प्रकृति की सारी जो घटनाएं हो रही है ना, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो ये सभी चीज़ों को यदि आप अपने दिमाग में रख करके यदि फिजिक्स का स्टडी करते हैं तो गारंटी है बच्चों कि आपको हर बात समझ में आएगी। यदि आप समझते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ना है, तो कुछ भी गेन नहीं हो पाएगा। वरन परीक्षा में आप पास तो कर जाएंगे लेकिन नॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट अपने मन में पैदा करें। तो चलिए कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे बच्चों कि अपने मन में इंटरेस्ट पैदा करके हमारे वीडियो पे आए, उसके बाद आप लोग यदि पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो बिना समय को गवाए जो है बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक्स में विचार करने वाले हैं कि घनत्व का ताप के साथ परिवर्तन किस प्रकार होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को समीकरण के साथ ही बताया था। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व का आप लोग व्यंजक भी जानते हैं कि घनत्व बराबर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, है कि नहीं। घनत्व का परिभाषा भी यही होता है और फार्मूला भी यही होता है कि नहीं।
हम लोग इसका परिभाषा कैसे देते हैं घनत्व का, तो प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो यदि द्रव्यमान मेरा क्या है, m है, और आयतन यहाँ पर v है, तो m/v इज इक्वल टू घनत्व होता है। तो हम लोग यहाँ पर रेखीय उष्मीय प्रसार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ को यदि उष्मा दिया जाता है ना, ताप दिया जाता है, ताप में वृद्धि की जाती है, तो उसका आयतन में बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग यही बात लिखेंगे कि माना यदि आप कल के वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, माना T1 ताप पर, देखिए माना T1 ताप पर किसी ठोस का, T1 ताप पर किसी ठोस का, है कि नहीं, T1 ताप पर किसी ठोस का आयतन V1 तथा घनत्व ρ1 है, है। ताप में वृद्धि कर T2 कर देने पर, ताप में वृद्धि कर, है ना, कर T2 कर देने पर आयतन V2 हो जाता है ना, आयतन V2 हो जाता है तथा घनत्व ρ2 हो जाता है, ρ2 हो जाता है। घनत्व को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो ताप के साथ, देखिए यहाँ पर ताप के साथ, है कि नहीं, ताप के साथ आयतन में, है ना, ताप के साथ आयतन का सूत्र क्या होता है, ताप के साथ आयतन का सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होता है। हम लोगों ने कल ज्ञात किया था कि V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी क्या था, है ना, जहाँ डेल्टा टी ताप परिवर्तन था, अर्थात T2 माइनस T1 था। तो अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि इसके हिसाब से, है कि नहीं, इस, है ना, यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है कि इसका प्रारंभिक आयतन कितना था, यहाँ पर देखें V, है ना, V1, और अंतिम आयतन इसका हो जाता है ना V2 हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम इस फार्मूला को एडजस्ट करना चाहेंगे। तो प्रारंभिक आयतन ये मेरा क्या था, V अंतिम आयतन, और V0 क्या था, मेरा प्रारंभिक आयतन, है कि नहीं। तो ये अंतिम आयतन के जगह में हम V2 को रख देंगे, है कि नहीं, और V0 के जगह पर हम V1 को रख देंगे, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये हो गया गामा इंटू डेल्टा टी। तो प्रारंभिक आयतन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ताप में यदि वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन या घनत्व में परिवर्तन होता ही है ना, लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई पदार्थ है, यदि इसका ताप में वृद्धि करिएगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आता है। इसका भी m ही द्रव्यमान होगा और इसका भी m ही द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है ना। आयतन में परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना, है ना, देखिए ठोस का द्रव्यमान, है कि नहीं, माना ठोस का द्रव्यमान m है, माना ठोस का द्रव्यमान m है, तो V1 प्रारंभिक आयतन को हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, देखिए m बाय यहाँ पर हो जाए, है ना, m बाय यहाँ पर हो जाएगा। इस फार्मूला के हिसाब से मैं लिखना चाहता हूँ कि रो इज इक्वल टू, घनत्व को रो से कहते हैं, रो इज इक्वल टू m बाई बी। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ρ1। अब इसी तरह V2 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा m बाय, यहाँ पर हो जाएगा ρ2। घनत्व की परिभाषा से मैं ये दोनों को लिखा हूँ। अब यहाँ पर V1 और V2 का मान को आप यहाँ पर रख देते हैं, तो रखेंगे। देखिए तो V1 और V2 का मान, देखिए V1 और V2 का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, है ना, ऊपर के समीकरण में रखने पर, ऊपर के समीकरण में रखने पर V1 और V2 का मान ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तो ऊपर के समीकरण में रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे V2 का मान हो जाएगा m बाय ρ2 हो जाएगा, और V1 का मान हो जाएगा m बाय ρ1, और यहाँ से मिला 1 प्लस गामा, है ना, इंटू डेल्टा टी। तो इधर से यदि m दोनों तो इक्वल है, ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय, ये हो जाएगा ρ2, और ये हो जाएगा 1 बाय, ये हो जाएगा ρ1, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये आ गया बच्चों मेरा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण को उलट दीजिए। उलट देने का मतलब हो गया कि 1 बटा ρ2 है, तो ρ2 को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर आ गया ρ2,
और इसको उलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रो 1, तो ये भी उलट करके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, है कि नहीं, मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी पर पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग द्विपद प्रमेय भी कहते हैं। तो द्विपद प्रमेय का यूज़ करने पर, प्रयोग करने पर, द्विपद प्रमेय का, है ना, द्विपद प्रमेय का अनुप्रयोग करने पर या उपयोग करने पर, द्विपद प्रमेय का अनुप्रयोग करने पर, तो द्विपद प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग करेंगे। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बस इतना ही बात जानिए कि इसका जो पावर होता है वो यहाँ पर आ जाता है कि नहीं, बस इतना ही जानिए, है ना। मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रो 2 इज इक्वल टू रो 1, ये हो जाएगा 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है समीकरण हमको प्राप्त होता है। तो इस समीकरण से आप क्या पता चल रहा है ना, आपके पास यहाँ पर एक आयतन वाला समीकरण था जिसको हम लोग लिखे थे कि V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ये समीकरण था। इससे आपको पता चलता है कि यदि वस्तु का ताप में वृद्धि किया जाए तो आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि यह प्लस है कि नहीं, आयतन में वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस होने की वजह से आपको पता चल रहा है कि किसी भी पदार्थ का यदि तापमान में परिवर्तन किया जाए तो उसका घनत्व में कमी आती है। तो समीकरण से स्पष्ट है, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण से स्पष्ट है ना, देखिए समीकरण से स्पष्ट है कि ताप वृद्धि के साथ, है कि नहीं, स्पष्ट है कि ताप वृद्धि के साथ, ताप वृद्धि के साथ ठोस के, है ना, ठोस के घनत्व में कमी आती है, ठोस के घनत्व में कमी आती है, ठोस के घनत्व में कमी आती है, मतलब उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों, है कि नहीं। जैसे कि लोहा है, यदि आप उसको बर्फ में रखिएगा, है ना, तो वो क्या होगा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन जब उसको अब आग में रख करके यदि आप गर्म करते हैं तो क्या होगा कि लोहा जो है एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। यदि आयतन बढ़ेगा तो उसके अणुओं की दूरी जो होती है बढ़ जाती है, अर्थात लोहा के जो अणुओं के बीच में खाली स्थान बढ़ जाती है, अर्थात उसके घनत्व में कमी आ जाती है ना। ये बात को आप लोग समझ में आ गया होगा। घनत्व आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि घनत्व को कैसे हम लोग, है ना, सूचित करते हैं, कैसे जानते हैं कि किस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा है या किस पदार्थ का घनत्व कम है। मैं इस बात को यही सोच करके चलता हूँ कि आपको घनत्व के विषय में जानकारी होगी, है कि नहीं, क्योंकि ये जूनियर क्लास में ही पढ़ाया जाता है, बच्चों को 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे अब जानेंगे बच्चों। आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, देखिए रेखीय प्रसार गुणांक, है कि नहीं, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनीय प्रसार गुणांक, ये 3 गुणांक के विषय में मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था बच्चों। तो उन तीनों के बीच में संबंध हमको निकालना है। हमने क्या कहा कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कि रेखीय प्रसार गुणांक, देखिए रेखीय क्षेत्रीय, एक ही बार में लिख देते हैं, रेखीय क्षेत्रीय और आयतनिक, है ना, आयतनिक, रेखीय क्षेत्रीय और आयतनिक प्रसार गुणांक, अर्थात, है ना, अर्थात अल्फा बीटा और गामा के बीच संबंध, अल्फा बीटा और गामा के बीच, अल्फा बीटा और गामा के बीच संबंध हम लोगों को निकालना है, रिलेशन निकालना है कि नहीं। आखिर क्या संबंध होता है इनके बीच में, इनका मान कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बात समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को। तो हम लोग देखिए अब रेखीय प्रसार, देखिए यहाँ पर कि रेखीय प्रसार, है ना, के समीकरण से, रेखीय प्रसार के समीकरण से, तो रेखीय प्रसार का समीकरण कुछ इस प्रकार हम लोगों को कहता है बच्चों कि ये अंतिम लंबाई है और ये L0 हो गया, और यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी होता है। ये समीकरण कुछ होता है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये समीकरण आप लोग जानते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक मतलब क्या है, कोई पदार्थ है कि नहीं। अभी इसका प्रारंभिक लंबाई है कितना, L0 है, ये भी L0 है, इधर भी L0 है, ये L0 है। मान लीजिए कि ये घन है कि नहीं, अभी वर्ग की तरह दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये घन है जिसके सभी भुजा, 12 भुजा होती है ना। घन की जो 12 भुजा होती है उसकी सभी की लंबाई कितनी होती है, L0 है। जब इसको आप ताप दीजिएगा तो इसके ताप में देने के बाद क्या हो जाता है कि इसका जो होता है प्रसार होता है। तो ये जो इसका प्रसार हो गया,
तो प्रसार लंबाई में जो प्रसार हुआ वो हम लोग कितना मान लेते हैं कि डेल्टा एल इसका प्रसार होता है बच्चों। तो प्रसार होने के वजह से इसका क्या होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। तो ये इसका जो होता है अंतिम लंबाई हो गया। अभी सभी भुजा की लंबाई एल हो गई, ये भी लंबाई एल हो गई, ये भी लंबाई एल हो गया और ये भी लंबाई एल हो गया। सभी भुजा की लंबाई बदल करके एल हो जाती है। अब देखिए ये क्या है कि ये जो यदि घन है इसका यदि पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम लोग ए नॉट मानेंगे और ये जो प्रसार होने के बाद जो है इस घन का अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, ए हो गया, है कि नहीं। तो इसके बीच में भी संबंध होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार के समीकरण से, क्योंकि हम लोगों को सब निकालना है। देखिए क्षेत्रीय प्रसार के समीकरण से, क्षेत्रीय प्रसार के समीकरण से, क्षेत्रीय प्रसार के समीकरण। क्षेत्रीय प्रसार का समीकरण क्या होता है कि अंतिम क्षेत्रफल और ये हो गया प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 प्लस, है ना, सॉरी यहाँ पर बीटा होता है। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार का जो प्रसार गुणांक है वो उसको बीटा से इंडिकेट करते हैं, बीटा इंटू डेल्टा टी। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 कहेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। देखिए समीकरण 1 से, है कि नहीं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के यदि हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, है ना, समीकरण 1 से दोनों तरफ वर्ग करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो ये समीकरण हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा, एल नॉट सॉरी एल स्क्वायर, एल नॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज ये हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया एल नॉट स्क्वायर, इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab होता है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब ये वाला टर्म जो है, देखिए अल्फा जो होता है ना, रेखीय प्रसार गुणांक का मान बहुत कम होता है। किसी भी पदार्थ के लिए अल्फा का मान बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा मान होता है। लेकिन यदि ये छोटा है और उसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो ये और भी छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा ये संख्या। तो ये संख्या छोटा हो गया, इसीलिए इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात को लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा, है ना, टी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, को नगण्य मानने पर, तो इसको हम लोग नगण्य मानेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन जो मिला वो मिला एल स्क्वायर, एल नॉट स्क्वायर, यहाँ मिला 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी मिल गया। तो एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया, आप जानते हैं कि घन का जो या घनाभ का जो होता है, प्रत्येक पृष्ठ जो होती है वर्ग के आकार की होती है। तो इसका यदि लंबाई को वर्ग कर दिया जाए तो हमको क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मिलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एल इस बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। एल नॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। बात समझ में आ गया, है कि नहीं। जैसे कि हम आपको फोटो ही बना करके हम दिखा देते हैं बच्चों, चलिए आपको ये बात में कन्फ्यूज़न ना रहे। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, घन है। तो घन का जो प्रत्येक सतह होती है, जो इसकी 6 सतह होती है, प्रत्येक सतह कैसी आकृति की होती है, वर्ग की आकृति की होती है। प्रत्येक सतह 6 सतह वर्ग की आकृति की होती है। तो यदि इसका मान लीजिए इसका प्रारंभिक लंबाई एल है ना, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल है। यदि ताप में वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल नॉट है, सॉरी बच्चों, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल नॉट है। यदि ताप में वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये जो ऊपर वाला सतह है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, है कि नहीं, एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्षेत्रफल हमको ए मिलेगा। प्रारंभिक यदि लंबाई एल है, इसका यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो एल नॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, एल ए जीरो मिलेगा। तो इसी के समीकरण से हमको ये समीकरण मिल गया, जहाँ यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, जहाँ एल स्क्वायर बराबर ए है कि नहीं, और एल नॉट स्क्वायर बराबर ए नॉट है, ये चीज़ है कि नहीं। आप समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर इसका तुलना करिए। समीकरण नंबर 2 ये भी देखिए, ए बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी है। यहाँ पर भी है ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी है। तो आप क्या देखेंगे कि बीटा के जगह में यहाँ पर 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या इसको समीकरण नंबर 3 कहेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 तथा 3 का तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा 3 का तुलना करने पर,
तो यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ बीटा के जगह में यहाँ पे 2 अल्फा आपको मिलेगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2 अल्फा। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे ए कहेंगे। बात ये समझ में आ गया बच्चों आपको, है कि नहीं। यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 अल्फा हो गया, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर ए कहेंगे। तो चलिए हम लोग अब आयतन देखेंगे कि इसका आयतन में किस प्रकार बढ़ोतरी होता है नेक्स्ट पेज में। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, है कि नहीं, कि आयतन का संबंध में देखिए कि ठोस का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए ठोस का आयतन, आयतन का समीकरण क्या होगा, ठोस का आयतन का समीकरण। ठोस का आयतन का समीकरण कुछ इस प्रकार होता है, V इज इक्वल टू, जिसको अंतिम आयतन कहा जाता है, और यह हो गया V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी हो गया। इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं। वहाँ पर 3 कहे थे तो इसको हम लोग 4 यहाँ पर कह देंगे। लंबाई का जो परिवर्तन होता है वो L इज इक्वल टू क्या होता है L0, है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं। इसको हम लोग समीकरण 1 कहे थे बच्चों, तो एक ही नाम देंगे। अब समीकरण 1 का दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, घन कर देंगे, क्योंकि लंबाई का घन जो होता है बच्चों वो आयतन देता है। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ घन करने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ घन करने पर, है ना, घन करेंगे तो इधर मेरा हो जाएगा L क्यूब, और ये भी हो गया मेरा L0 क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा क्यूब, यहाँ पर क्यूब आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ देंगे। आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो b क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस होता है 3ab, है कि, या फिर लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पर 1 है, a स्क्वायर बी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस हो जाएगा। अब क्या होता है 3ab स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, ये होता है। आप लोगों को मैं एक बार फार्मूला लिख करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इसका फार्मूला इस प्रकार होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या आता है L0 क्यूब। अब देखिए ये आपको पहले बोला कि अल्फा का मान जो होता है बहुत कम होता है और इसके ऊपर घन है, तो ये भी टर्म बहुत अल्प हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा का मान छोटा होता है, इसके ऊपर वर्ग है, तो इसका मतलब ये भी टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म को हम लोग नगण्य मानेंगे। तो क्या बचेगा मेरा 1 प्लस, यहाँ बच गया 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब तथा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, हमने क्यों नगण्य माना है ये बात आप लोगों को मालूम होगा, है ना। तो इसको हम लोग नगण्य मान लिए। तो ये हो गया L क्यूब। अब बताइए कि लंबाई का क्यूब क्या होता है, घन, है कि नहीं, ये होता है आयतन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंतिम आयतन भी, और यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई का घन है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभिक आयतन। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा इंटू यहाँ पर हो गया डेल्टा टी। इसको समीकरण नंबर हम लोग 5 कहेंगे। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 का तुलना कीजिए। देखिए समीकरण 4 तथा 5 का तुलना करने पर, समीकरण 4 तथा 5 का तुलना करने पर, तो यदि हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी भी है, यहाँ पर भी भी है, यहाँ V0 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पर गामा के जगह में आपको मिल रहा है 3 अल्फा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गामा का वैल्यू कितना हो गया 3 अल्फा। इसको हम लोग समीकरण नंबर बी कहेंगे, है ना। तो दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गया, समीकरण ए और समीकरण बी। तो समीकरण ए और बी से यहाँ पे दोनों समीकरण को एक बार हम लिख देते हैं, समीकरण ए तथा समीकरण बी से, समीकरण ए तथा समीकरण बी से। तो समीकरण ए क्या कहता है, समीकरण ए कहता है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और समीकरण 3 कहता है कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, है ना। तो यहाँ से आप अल्फा का मान इससे निकाल लीजिए, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो बीटा बाई 2 हो जाता है। और यहाँ पर भी अल्फा का मान निकालिएगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बटा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर बीटा बाई 2 है और यहाँ अल्फा बराबर गामा बाई 2 है। इसका मतलब है कि ये तीनों किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसको हम लोग अनुपातिक नियतांक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 भी है और अल्फा बराबर गामा बटा 3 भी है, और इसको हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, के का। ये क्या है, अनुपातिक नियतांक, इसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक नियतांक,
है कि नहीं। जब आप लोग अनुपात को तोड़ते हैं तो आप लोगों को एक नियतांक देते होंगे ना, के देते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि a अनुपात b बराबर 3:5 है, तो आप लोग a का मान कितना लिखते हैं, a बराबर 3k लिखते हैं, b बराबर कितना लिखते हैं, 5k लिखते हैं। तो ये जो k है इसी को हम लोग अनुपातिक नियतांक कहते हैं। तो वहीं यहाँ पर k लिखा दिया गया। तो अब तीनों को सेपरेट कर दीजिए k के नियतांक से। तो k बराबर देखिए k अल्फा बराबर k हो गया, अल्फा बराबर k। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, बीटा बाई 2 बराबर k। तो डेट सिंप्लाइज बीटा बराबर कितना हो गया, 2k हो गया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा समीकरण है कि गामा बटा 3 बराबर k। तो डेट सिंप्लाइज गामा बराबर कितना हो गया, 3k हो गया। यहाँ अल्फा k के बराबर है, यहाँ बीटा जो है 2k के बराबर है, यहाँ गामा जो है 3k के बराबर है। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, वो उसका अनुपात कितना होगा, अल्फा 1k के बराबर है। यह अनुपात दे दिए, बीटा 2k के बराबर है, 2 हो गया, और गामा 3 के बराबर है। मतलब अल्फा बीटा गामा के बीच में यदि अनुपात निकाला जाए तो वह अनुपात होता है 1:2:3 का अनुपात होता है। इसका मतलब है कि इसी प्रकार बढ़ता है। कहने का मतलब है कि लंबाई जो होती है वो सबसे कम परिवर्तित होती है, उसके बाद जो होता है क्षेत्रफल ज़्यादा परिवर्तित होता है, और गामा आयतन जो होता है सबसे ज़्यादा परिवर्तित होता है। इसका मतलब यही होता है कि लंबाई में परिवर्तन से ज़्यादा क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल से ज़्यादा आयतन में परिवर्तन होता है। तो यह अनुपात हमको क्या बतलाता है, तो ये बात लिख देते हैं कि यह अनुपात हमें बतलाता है, यह अनुपात हमें बतलाता है कि, है कि नहीं, बतलाता है कि ठोस का लंबाई से ज़्यादा, ठोस का लंबाई से ज़्यादा क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल से ज़्यादा आयतन परिवर्तित होता है, क्षेत्रफल से ज़्यादा आयतन परिवर्तित होता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो यही था अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ने का और प्रयास करते हैं बच्चों कि, है कि नहीं, ऊष्मीय प्रसार का आणविक कारण क्या होता है। हम लोग एटॉमिक मॉडल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि है ना, देखिए ऊष्मीय प्रसार का, देखिए ऊष्मीय प्रसार का कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, ग्राफीय, है ना, ग्राफ के आधार पर, है ना, ग्राफ के आधार पर, है ना, ऊष्मीय प्रसार का कारण हम लोग देखेंगे ग्राफ के आधार पर। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आप लोग इस बात को जानते होंगे कि ठोस के जो अणु होते हैं, है कि नहीं, देखिए ठोस के अणु, है ना, ठोस के अणु किस बल द्वारा बंधे होते हैं बच्चों। आप लोग जानते होंगे कि ठोस के अणु किस बल द्वारा बंधे होते हैं, अंतर आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। अंतर आणविक बल, है ना, अंतर आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं, है कि नहीं। ठोस के जो अणु होते हैं वो दोनों अणु जो होते हैं अंतर आणविक बल द्वारा जो होते हैं बंधे होते हैं, है कि नहीं। इतना ठोस में ये अणु इतना ज़्यादा मजबूत होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि दो अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। और साथ ही साथ वो रैखिक गति भी नहीं कर सकते हैं, वो इधर उधर गति भी नहीं कर सकते हैं। जैसे गैस के अणु जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो पूरे जगह जो होती है मुक्त अंतरिक्ष में या आकाश में इधर उधर मुक्त रूप से दूसरे अणु से मुक्त होकर के गति करते हैं। लेकिन ठोस के अणु अंतर आणविक बल द्वारा इतना मजबूती से बंधे होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यहाँ तक कि वो रैखिक गति भी नहीं कर सकते। सिर्फ यदि क्या करते हैं तो वो अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो होते हैं वो सिर्फ जो होती है अल्प आयाम के साथ कंपन करते रहते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब इसी अंतर आणविक बल के कारण जो होती है अणुओं के बीच में एक ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम लोग अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझें। तो देखिए अंतर आणविक बल, हम यहाँ बात को लिख देते हैं। देखिए अंतर आणविक बल के कारण, अंतर आणविक बल के कारण अणुओं में, अंतर आणविक बल के कारण अणुओं में एक, है ना, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है या संचित हो जाती है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है
है ना, एक ऊर्जा संचित हो जाती है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अंतर आणविक इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ गया। अब ये देखिए, इसके विषय में आप लोगों को यदि जानकारी लेना है बच्चों ना, तो ये पहले ही जूनियर क्लास में ही भी बच्चों को बताया जाता है। तो देखिए, थोड़ी सी बातों को समझिए कि ये ऊर्जा इसमें संचित कैसे होती है। मान लेते हैं बच्चों कि एक स्प्रिंग जो है यहाँ पर बंधा हुआ है, किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। अभी ये क्या है, नॉर्मल स्टेट में है। यदि आप इसको खींचते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, ये आप इसको यदि खींचेंगे तो ये प्रसार हो जाता है, इसमें ये एक्सपेंड हो जाता है। और ये जब एक्सपेंड हो जाता है तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं ना। जब इसमें, जैसे आप इसमें बल लगाते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है इसमें। अब आप इसको छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, कंपन करना शुरू कर देगा इधर उधर। तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो आपके बल के द्वारा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अणुओं के बीच में जो बल लगता है, जिसको अंतर आणविक बल कहते हैं, है कि नहीं, यह बल के कारण भी जो होती है इसमें एक ऊर्जा संचित होती है। यदि ये बल अचानक हट जाए, यदि ये बल जो है अचानक हट जाए तो क्या होगा, दो अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, है ना। यही बात यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस देखिए, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। एक बात आप लोग यहाँ पर समझिए कि अंतर आणविक बल जो होती है ना, कुछ इस प्रकार की प्रकृति की होती है। कैसे होती है कि यदि दो अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित है तो अंतर आणविक बल जो होती है वो आकर्षण प्रकृति की हो जाती है। वो उसकी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होती है। कौन, यदि दो अणु, है कि नहीं, एक दूरी को कहा जाता है जालक दूरी। बात याद रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इसमें कितना चीज़ बताया जाए, है कि नहीं। इसमें एक जालक दूरी होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप लोहा को यदि आप गर्म करके पिघलाते हैं, एक आयरन को यदि आप पिघलाते हैं तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है कि नहीं, तभी ना वो द्रव्य के स्टेट में आ जाता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, है कि नहीं। लिक्विड फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही आप उसको ठंडा करते हैं तो ये अणु एक दूसरे से नज़दीक आना शुरू होते हैं। तो ये दोनों अणु एक दूसरे से नज़दीक आना शुरू होते हैं और तब तक नज़दीक आते हैं जब तक कि ये जालक दूरी प्राप्त ना कर ले, जिसको हम लोग क्रिस्टल डिस्टेंस भी कहते हैं, है कि नहीं। ये जालक दूरी आपस में जब प्राप्त कर लेते हैं तब अणु एक दूसरे से और नज़दीक नहीं आ पाते हैं, है ना। और ये इसका जो अस्थाई स्थिति होती है, अस्थाई स्थिति होती है, अब वो एक दूसरे से नज़दीक नहीं आ सकते हैं। और इस स्थिति में अंतर आणविक बल जो होती है वो लगभग जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रतिकर्षण प्रकृति की हो जाती है। लगभग, ना तो आकर्षण ही रहता है ना तो प्रतिकर्षण ही रहता है, मतलब दोनों बीच में रहता है। जैसे ही ये मान लेते हैं कि इसको यदि आप गर्म करते हैं और इसके बीच अंतर आणविक बल का मान घटता है तो अणु एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और वो फिर वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो गया कि जालक दूरी पर जब दो अणु एक दूसरे से अत्यधिक नज़दीक होते हैं, जिसको हम लोग जालक दूरी कहते हैं, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्रबल होती है, बहुत ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर संचित होती है। लेकिन जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो ये अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान में भी कमी आती है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप लोग एक बात समझते होंगे कि अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान। देखिए, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान, है ना, अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अणुओं के बीच की दूरी पर अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जब देखिए, जब, है ना, जब अणु अपने जालक दूरी पर स्थित रहते हैं, जब अणु अपने जालक दूरी पर
है ना, रहते हैं, जब अणु अपने जालक दूरी पर रहते हैं तो यह ऊर्जा अधिकतम होती है। यह ऊर्जा अधिकतम होती है। जालक दूरी पर जब रहती है तो यह ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए ताप में, है ना, ताप में वृद्धि के साथ अंतर आणविक बल का मान घटता है ना, अंतर आणविक बल का, ताप में वृद्धि के साथ अंतर आणविक बल का, है ना, अंतर आणविक बल का मान घटता है, जिससे यह ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है, समझें। और अणु, है ना, और अणु, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं पदार्थ अवस्था परिवर्तन करते हैं, है ना, करते हैं, या उसमें प्रसार होता है, या उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। अवस्था परिवर्तन करते हैं या उसमें प्रसार होता है। तो चलिए इसी बातों को हम लोग एक ग्राफ के जरिए देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा, देखिए यहां पर अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा तथा अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी का ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखिए खींचते हैं। तो उसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार होती है। ग्राफ को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग एक्स अक्ष ले लेते हैं, इसको हम लोग वाई, और इसको हम लोग वाई डैश, और ये जो है ये कौन सा है, ये इसको कहेंगे अणुओं की दूरी अक्ष है कि नहीं। और ये जो अक्ष देख रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा अक्ष है, इसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा अक्ष है। अब ये जो हो गया मूल बिंदु है, इसका मतलब इसको हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है ना। तो आप लोग को यहाँ पर एक मैं ग्राफ खींचूंगा, है कि नहीं। ये ग्राफ का स्टडी हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये एक ग्राफ है बच्चों, है कि नहीं। आप इस ग्राफ से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अणुओं के बीच की दूरी जैसे जैसे मूल बिंदु से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है। और अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो रही है तो ये ग्राफ देखिए नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होने पर ग्राफ जो होती है इसका नीचे की ओर जाना, ये बात का प्रदर्शित करता है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है कि नहीं। अब यहाँ पर बात आता है कि इसको हम लोग शार्प पॉइंट कहते हैं, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, शार्प पॉइंट, शार्प प्लेस है यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अणु होती है, यहाँ पर अणु जो होती है, यहाँ पर जो अणु होगी, है ना, इस दूरी को हम लोग कहते हैं आर नॉट। आर नॉट को कौन दूरी कहते हैं, जालक दूरी। इसको हम लोग कौन सा दूरी कहते हैं, जालक दूरी। मतलब जालक दूरी में, है कि नहीं, जालक दूरी में जब तापमान कब होता है, मैं यहाँ पर तापमान भी इंडिकेट कर देते हैं कि जब तापमान, है ना, जब ताप 0 डिग्री केल्विन हो, जब ताप 0 डिग्री केल्विन होता है कि नहीं, तब अणु जो होते हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ऐसे तो 0 डिग्री केल्विन प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब 0 डिग्री केल्विन होते हैं तो ठोस के अणु जो होते हैं एक दूसरे से सट जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर कि एकदम ऊर्जा जो होती है एकदम पूर्णतः ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ ऊर्जा जो होती है एकदम मैक्सिमम नेगेटिव है। ये मतलब आपको पहले कहें कि ये इसको नीचे यदि जाइएगा तो ऊर्जा, है ना, ऋणात्मक होते जाती है। तो इस स्थिति में ऊर्जा जो होती है पूर्णतः ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है कुछ भी करने के लिए। ये बात समझ में आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे उसका हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं,
तो ताप में वृद्धि करेंगे तो अणुओं के बीच की दूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आ गया। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं बच्चों, तो उसके अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर उसको हम लोग क्या दिए हैं, T डिग्री केल्विन तापमान दिए। तो T डिग्री केल्विन तापमान पर अणुओं के बीच की दूरी देखिए कितना हो गया, R, है कि नहीं। अब अणु जो होती है उसको इतना प्लेस मिल जाता है दो जगह पर कंपन करने के लिए, आप देख रहे हैं, है कि नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर तो इक्वल होगा क्योंकि वो एक क्षैतिज रेखा बता रही है, और स्थितिज ऊर्जा भी देखिए उसका समान है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए स्थितिज ऊर्जा भी उसको समान है। इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यहाँ के अणु का और यहाँ के अणु का समान हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऊपर नीचे करने पर ही घटती और बढ़ती है, क्षैतिज जाने पर घटती बढ़ती नहीं। तो यहाँ वाले अणु और यहाँ वाले अणु, है ना, का T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया, मान लेते हैं कि V1 है। तो अब अणु को इतना स्थान मिल जाता है उसको कंपन करने के लिए। तो कंपन करने के लिए स्थान मिलना इस बात का सूचक है कि अणुओं के बीच की दूरी में बढ़ोतरी भी है, तभी ना वो दोनों क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जब अणु सटे होंगे तो कंपन नहीं करेंगे, और जैसे ही अणुओं के बीच की दूरी में बढ़ोतरी होगा तो अणु क्या करेंगे, एक दूसरे माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो होते हैं एक दूसरे पर कंपन करने लगते हैं। और इस स्थिति में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है अंतरानवे की स्थिति जो समान है, तो यहाँ और यहाँ वाले अणुओं की स्थितिज ऊर्जा समान होती है और वो इस स्थिति में कंपन करना शुरू कर देते हैं। तो कंपन करना शुरू करना इस बात का सूचित करता है कि अणुओं के बीच की दूरी में कुछ न कुछ फैलाव हुआ है कि नहीं। तो फैलाव हुआ है तो जो स्थान प्राप्त हुआ है उसी स्थान के बीच में वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। स्थान जो प्राप्त हुआ उसी स्थान के बीच में वो कंपन करते हैं। तो ये ग्राफ हमको बतलाता है कि ताप में वृद्धि करने के बाद अणुओं के बीच के स्थान में बढ़ोतरी होती है और उसी स्थान पे वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो ये आपको पता, अणुओं के बीच की दूरी में बढ़ोतरी होना प्रसार है ना, प्रसार हो रहा है। तो ये ग्राफ आपको बतलाता है कि ताप में बढ़ोतरी करने पर ठोस में प्रसार होता है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है बच्चों, बस ये ग्राफिक स्टडी है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बात देखिए, है ना, और एक बात यहाँ पर देखना है बच्चों कि देखिए ऊष्मीय प्रसार का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, है कि नहीं। ऊष्मीय प्रसार का अनुप्रयोग, है कि नहीं, ऊष्मीय प्रसार का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अनुप्रयोग। तो आप लोग जनरली 2-4 अनुप्रयोग दिखाएंगे। हम लोग देखते हैं कि रेल के पटरी जो होते होंगे, रेल के पटरी के बीच में आप लोग देखते होंगे कि कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है कि नहीं। देखिए रेल के पटरियों, है कि नहीं, रेल के पटरियों के बीच, है कि नहीं, रेल के पटरियों के बीच कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों छोड़ दिया जाता है, कि रेल के पटरियों के बीच में यदि खाली स्थान नहीं छोड़ा जाए तो गर्मी के दिन में ये पटरी उष्मा पा करके फैलेगी, और यदि वो खाली स्थान नहीं रहेगा तो पटरियाँ क्या होगी, आपस में टकराएगी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिसको ट्रेन चलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। और यदि ये खाली स्थान मौजूद होगा तो यदि ये प्रसार होगी तो प्रसार के दौरान क्या होगा, ये खाली स्थान भर जाएगी और भरने के वजह से पटरी जो होती है सुरक्षित रहेगी। तो पहला अनुप्रयोग ये हो गया। दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक लकड़ी का व्हील है, चक्का है, लेकिन एक पहिया है, इसके ऊपर हमको क्या चढ़ाना है, इसके ऊपर हमको एक, है ना, आयरन का रिंग चढ़ाना है, इसके ऊपर हमको आयरन का रिंग चढ़ाना है। तो रिंग चढ़ाने के लिए भी क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम सबसे पहले कि आयरन रिंग को गर्म कर देते हैं। तो आयरन रिंग को गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, इसकी साइज़ में बढ़ोतरी हो जाएगी और आसानी से उसको चढ़ा देंगे और फिर पानी वानी दे करके ठंडा करेंगे, जिसकी वजह से वो लकड़ी के ऊपर बैठ जाएगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा उदाहरण जो होता है, आप लोग देखे होंगे बच्चों कि यदि किसी बोतल, है कि नहीं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बोतल है, ये, है कि नहीं, ये एक बोतल है और इस बोतल में एक कॉर्क मेरा यहाँ पर फंस गया है, ये कॉर्क लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, कॉर्क। यदि कॉर्क को फंस गया और ये कॉर्क निकल नहीं रहा है, ये कौन सा बोतल है, कांच का बोतल है, कांच का बोतल है, और इसमें ये कॉर्क ऊपर में जो जिसको आप लोग ढक्कन कहते हैं यदि लगा दिया गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कांच को गर्म कर देते हैं। तो कांच को गर्म कर देते हैं जिसके वजह से कांच प्रसारित होकर के
कुछ ढीली नर्म पड़ जाती है। नर्म पड़ने के बाद इसको अर्क को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी एक उसमें प्रसार का उदाहरण हो गया। चौथा नंबर का आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि घड़ी जो होती है, घड़ी है कि नहीं, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है कि नहीं, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, पेंडुलम वाली घड़ी आप लोग देखते होंगे यहाँ पर जो हमेशा दोलन करते रहती है। पेंडुलम वाली घड़ी जिसके दोलन करने के साथ ही जो होती है कांटा का चलता है कि नहीं। गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई बढ़ोतरी हो जाती है, लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि होने से आप लोग यहाँ पर देखते होंगे इसका समीकरण जो होता है कि नहीं, कि कोई भी दोलन का आवर्तकाल का जो समीकरण होता है वो t = 2π√L/g होता है। ये बात जानते हैं। तो यदि आप इसको समीकरण बनाना चाहेंगे तो इधर वर्ग कर दीजिए, तो t² इसमें भी वर्ग करेंगे तो ये 4π² हो जाएगा, और ये यहाँ L और यहाँ पर g हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है कि नहीं। लंबाई में यदि वृद्धि होगा, पेंडुलम के यदि डोरी की लंबाई में, पेंडुलम के डोरी की यदि लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। आवर्तकाल का बड़ा हो जाने से इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा पेंडुलम जो होती है वो सुस्त हो जाती है, धीरे धीरे चलने लगती है कि नहीं। बस वही बात यहाँ पर भी आती है। यह पेंडुलम वाली घड़ी का ये जो धातु का बना हुआ ये जो होता है फ्रेम, तो यदि ताप में वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में वृद्धि करने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी मेरा कुछ स्लो हो जाएगी। इसका मतलब है घड़ी थोड़ा सुस्त हो जाएगी, थोड़ा धीरे धीरे वो समय दिखाना शुरू करेगी, मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी, आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चौथा उदाहरण है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात को, इस सब चीज़ को आप लोगों को मैंने बताया है बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ। और जब हम लोग दोलन लेसन को पढ़ेंगे, है कि नहीं, ऑक्सलरेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय भी ये बात जानने को प्रयास करेंगे दोलन में क्या क्या इफेक्ट होता है, लंबाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पड़ने पर इसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक टॉपिक से यहाँ पे छोटी सी बातें हैं बच्चों कि उष्मीय प्रतिबल किसको कहते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बताने के साथ क्लियर कर लेंगे। उष्मीय प्रतिबल किसको कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस, है कि नहीं। स्ट्रेस आप लोग तो जानते हैं बच्चों, जहाँ हम लोग प्रत्यास्थता लेसन को पढ़ाए हैं, है ना, आप जो बताए हैं उसको जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि है ना कि स्ट्रेस किसको कहते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है कि किसी भी मान लेते हैं पदार्थ के लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। इसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो सॉरी, अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है ना। इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं बच्चों, प्रतिबल नहीं कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात आता है कि जब हम आप लोगों को उष्मीय प्रसार बता रहे थे, रेखीय प्रसार, देखिए रेखीय प्रसार, तो रेखीय प्रसार में आप लोगों को मैंने एक समीकरण बताया था कि डेल्टा एल जो होता है कि नहीं, डेल्टा एल मतलब किसी पदार्थ के लंबाई में परिवर्तन, है कि नहीं, किन किन बातों पर निर्भर करता है कि नहीं। एक तो सबसे पहले निर्भर करता है कि उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है एल, और ताप में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। और इसको जब हम लोग तोड़े तो एक अल्फा एक नियतांक दिए थे, आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिए रेखीय प्रसार, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये लंबाई में परिवर्तन और ये है वास्तविक लंबाई। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल इधर से ले आएंगे, यहाँ पर आ गया एल = कितना हो गया, अल्फा इंटू यहाँ पर हो गया डेल्टा टी, है कि नहीं। तो ये जो हो गया मेरा, इसी को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, है कि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति, इसका नाम हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। चलिए इसको हम लोग लिख ही देते हैं, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सारी बातें आप लोग भूल चुके होंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये बात। यंग प्रत्यास्था गुणांक किसको कहते हैं, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है कि अनुप्रस्थ, है कि नहीं, अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है अनुदैर्ध्य प्रतिबल के समानुपाती होती है कि नहीं। हम लोग क्या जानते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक में कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल
है ना, अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है। तो समानुपाती को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, y एक नियतांक देते हैं, और ये प्रतिबल को हम लोग भी क्या जानते हैं कि यहाँ होता है F/A, और विकृति को हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर होता है डेल्टा L/L होता है। यदि भूल गए तो उस पहले वीडियो को जाकर के आप लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम देखिए क्या निकल गया, y का मान निकल गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा F/A, और यहाँ से हो गया मेरा डेल्टा L/यहाँ L। तो डेल्टा L/L का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, F/A, और यहाँ पर आ गया आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये जो यंग प्रत्यास्था गुणांक ही है, लेकिन इसको हम लोग ऊष्मीय प्रतिबल के रूप में भी जानते हैं, है ना। बात समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक को दूसरे रूप में। तो ऊपर वाला जो है यहाँ पर F/A, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, तो F/A को हम लोग क्या लिख देंगे, तो F/A इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर y अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसे ही हम लोग, ये क्या है F/A, ये तो प्रतिबल है ना, इसको F/A को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो इसी का नाम पड़ गया ऊष्मीय प्रतिबल, इसी का नाम पड़ गया ऊष्मीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस हम लोग कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रहा है। F/A को तुम लोग प्रतिबल ही कहते हैं, मैंने लिखा है कि उसमें प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल F/A। तो इसी प्रतिबल जब इसमें अल्फा इंटू डेल्टा टी के रूप में यदि सूचित किया जाए, तो इसी प्रतिबल को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिबल कहते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जब आप बनाइएगा तो उसमें इसका अनुप्रयोग आपको करने को मिलेगा बच्चों। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक नया लेसन शुरू करने के लिए जा रहा हूं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है कि नहीं, स्पेसिफिक, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है स्पेसिफिक हीट के बारे में बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखें। और आज जो वीडियो बना है बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, है ना। इसमें लिखावट कम है बच्चों और इसमें समझदारी ज़्यादा है। इसलिए यदि वीडियो आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप लोग दोबारा देखने का प्रयास करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार आप लोग अपने वीडियो को देखते रहें बच्चों, है ना। तो आप लोग आज जो मेरे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।